अब कोई कहेगा कि कागज के अंदर भी तो समोसा रख सकते हैं, कागज तो बंद नहीं होता। गॉस थ्योरम कैसे लगाया जाता है? किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर ये स्क्वायर ऐसे रख दिया जाता, ये स्क्वायर ऐसे रख दिया जाता, इससे लिंक फ्लक्स कितना आ गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। शानदार। शानदार हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.0। एक आप लोग से एक चीज कहना है, जैसे कि किसी नेता के लिए एक वोट बहुत ही कीमती है, वैसे ही आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो लाइक करें वीडियो को, और अगर चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद। अरे वीडियो में अभी बाकी है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक अपना है गॉस थ्योरम, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए और प्रूफ को करने के लिए हम लोग को गॉस थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम? तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस एक आदमी का नाम था, गॉस नाम था एक आदमी का, और उसने एक थ्योरम दिया था। क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो नया नया देख रहा है, पहली बार देख रहा है, वो लेक्चर 1 जाके देखे, फिर आए, बहुत मजा आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी ए वेक्टर या ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए गॉस की जरूरत क्यों पड़ी? गॉस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गॉस ने एक इजी वे दे दिया, इजी मेथड दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का, इजी मेथड दे दिया। गॉस बहुत ही काम के आदमी थे। गॉस गॉस कहाँ हो गॉस? ठीक, गॉस तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं उन सबका सम कर दो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बढ़िया बात बताई गॉस ने। तो क्या होता है स्टेटमेंट लिखे गॉस थ्योरम का? तो ये है स्टेटमेंट गॉस का। गॉस ने क्या बताया था? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, क्योंकि फ्लक्स को फाई से डिनोट करते, थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। एक बंद सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं उन सबका सम करिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, जितनी वैल्यू आएगी वही फ्लक्स होगा। क्या बात है! गॉस के लिए एक जोरदार तालियां, गॉस के लिए एक बार जोरदार तालियां गॉस के लिए। क्या शानदार बात बताई है गॉस ने, धन्यवाद गॉस। तो क्या होता है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारी बुक में लिखा रहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सही क्या है? क्यू नेट या क्यू इनक्लोज, तो नेट लिख देते हैं। नेट मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला, यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला, और फाई नेट का फॉर्मूला, 2 बार इक्वल टू लगा है, तो फाई ई ये है गॉस का फॉर्मूला, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये है गॉस भैया। ठीक है, तो शानदार फॉर्मूला। क्यू नेट क्या है? अभी बस जस्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्यू नेट क्या है। तो क्यू नेट क्या है? एक ये सरफेस है, अच्छी सरफेस नहीं लग रही है? नहीं सर जी, हमको करना ही नहीं है, सरफेस अच्छी नहीं लग रही है हमको। अच्छी सरफेस लाए, चलो अच्छी सरफेस लाते हैं। किसी को अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, अच्छी ढूंढो, मिल जाएगी। अच्छी सरफेस, ये देखिए गोल गोल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल ये जानबूझ के, ये जान के ठीक से नहीं बनाया, कैसी भी सरफेस हो लेकिन बंद होनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ सामान रख सकें। अब कोई कहेगा कि कागज के अंदर भी तो समोसा रख सकते हैं, कागज तो बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है, बंद होना चाहिए, डिब्बा होना चाहिए, डिब्बा फुटबॉल की तरह होना चाहिए, डिब्बा होना चाहिए, इसके अंदर स्पेस हो, क्लोज हो सरफेस, पूरी बंद हो सरफेस। ये स्फेयर है, फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कुछ चार्ज रखे हैं, +5 कूलम, और अगला चार्ज रखा है +3 कूलम, फिर रखा है -2 कूलम, फिर रखा है -5 कूलम, फिर रखा है माइनस का 2 कूलम, फिर रखा है -2 हो गया, चलो फिर भी -2 कूलम, और फिर रखा है 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज। और इस सरफेस के बाहर रखा है +3 कूलम, -8 कूलम, इस सरफेस के बाहर कहीं पे है -4 कूलम। तो इस बाहर वाले चार्ज से अगर हम फ्लक्स फाइंड करें इसके अंदर का, इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जितना अंदर चार्ज है, क्यू नेट जो लिखा है, क्यू नेट, इसका मतलब लिखा है नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब सारे चार्ज को गिनती की तरह से जोड़ दीजिए। तो क्यू नेट निकालना है, क्यू नेट, तो क्या लिखेंगे? क्यू नेट निकालना है तो 5 + 3 + 1 -2 -5 -2, तो कितना हो गया? -5 कट गया, 314, और ये सब कैंसिल हो गया। क्यू नेट कितना आ गया? 0। तो इस क्यू नेट, वाह, क्यू नेट कितना आ गया? 0। तो इस, सर आपने जानबूझ के क्यू नेट को 0 किया है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि क्यू नेट जिसमें 0 नहीं रहेगा। ठीक है,
तो इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, अभी बताना था खाली कि गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं उन सबका क्यू नेट करिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आप तो सबको पता चल गया होगा फ्लक्स कितना होगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट की ही वैल्यू 0 आ गई, 0 अपॉन समथिंग दुनिया का कोई भी चीज इक्वल टू कितना, इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना आ गया, 0। इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है इनका फॉर्मूला लगाने के लिए, थ्योरम लगाने के लिए। तो क्यू नेट, सर आपने जानबूझ के यहाँ पे क्यू नेट को 0 किया है, ठीक है। अभी एक और वैल्यू देख लेते हैं जिसमें क्यू नेट 0 नहीं रहेगा, ठीक है। एक कोई सरफेस लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं सरफेस, फाइंड द, ऐसे लिख लेते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कोई सरफेस है, अमीबा लग रहा है एकदम, अमीबा जानते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, अमीबा जानते हो, अमीबा वही लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द अमीबा नहीं है ये। +4 - 8.85 माइक्रोकुलाम लिख दे, माइक्रोकुलाम नहीं कुलाम से ही, माइक्रो क्या करना है, ठीक। और दूसरा चार्ज रखा है -4 और फिर रखा है ये प्लस रखते हैं, सर आप जानबूझ के क्वेश्चन बना रहे हो इजी वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, -2 कुलाम, ठीक, इतना रखा है और +2 कुलाम, ठीक। और बाहर रखा है, चाहे जितना चार्ज रखा हो बाहर से कोई फर्क नहीं है। तो इस अमीबा से लिंक फ्लक्स कितना आ गया, सबसे पहले क्यू नेट फाइंड करें, क्यू नेट इक्वल टू 4 - 2 +2 और फिर क्या करते हैं +8.85 कुलाम, 8.85 कुलाम। तो कितना आ गया, ये कैंसिल, कितना आ गया, क्यू नेट कितना आ गया, 8.85 कुलाम आ गया। देखो इसमें क्यू नेट 0 नहीं आया, जरूरी नहीं है क्यू नेट हर बार 0 आ जाए, इसमें क्यू नेट 0 नहीं आया, क्यू नेट की कुछ वैल्यू आई है। अब फ्लक्स लिखने जा रहे हैं फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट की वैल्यू कितनी आई है, 8.85, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जानते हो तुम लोग, 8.85 × 10⁻⁻12। तो 8.85 से 8.85 कट गया, कितना आ गया, 10 की पावर -12, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 12। फाई कितना आ गया, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻12। तो देखा गॉस का कमाल, क्या शानदार तरीका बताया गॉस ने इसको फाइंड करने के लिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है फ्लक्स की वैल्यू। तो समझ गए गॉस थ्योरम कैसे लगाया जाता है, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उन सबको ऐड करिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या दे देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देता है। शानदार। ये जरूर यूज होगा, किसमें यूज होगा, ये यूज होगा डेरिवेशन में। डेरिवेशन आने ही वाला है, बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतजार, सही वक्त का सही और मौके सही दस्तूर का इंतजार है, बस आने ही वाला है। अब आगे करते हैं। तो जरूरी तो है नहीं कि हर जगह क्लोज्ड सरफेस हो, तो क्लोज्ड सरफेस अगर नहीं है तो हम लोग क्या, गॉस ने बताया, सबने कहा अगर सरफेस क्लोज ना हो तो गॉस बताओ भैया, क्या करें हम लोग। जैसे कि एक मान लो कि किसी दीवार पे चार्ज फैले हैं, सिर्फ एक दीवार है, एक देश है जिसमें खाली एक दीवार है, उस दीवार पे चार्ज फैला है, बंद है ही नहीं डिब्बा, कमरा बंद है ही नहीं, खाली एक दीवार है, उस पर चार्ज फैले हुए हैं। तो गॉस से पूछा गया, गॉस भैया ये बताइए कि इससे लिंक्ड फ्लक्स कैसे निकालें। तो गॉस ने बताया, देखो मेरा फंडा सेम है, मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए है। अब वहां पर क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो तुम अज्यूम कर लो कि वहां पे क्लोज्ड सरफेस। हमने कहा वाह भैया, तो उस सरफेस का नाम क्या रखें गॉस भैया, तो सबने कहा उस सरफेस का नाम रख लो, गॉस ने कहा उस सरफेस का नाम रख लो गॉसियन सरफेस। गॉस की सरफेस, बहुत बढ़िया, गॉस की सरफेस। तो अब गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो चार्ज से, बस लिखने जा रहे हैं, हम लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज या फिर पहले गॉसियन सरफेस। तो अगला टॉपिक है क्या, गॉसियन सरफेस। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग डेरिवेशन को याद ना करें, ठीक है, समझ के पढ़ें, गॉसियन सरफेस को समझ के पढ़ें, ठीक। क्या होता है गॉसियन सरफेस, बस 2 मिनट में समझ जाएंगे आप लोग। तो अगली हेडिंग लगा देंगे गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है गॉसियन सरफेस, अब देखने जा रहे हैं हम लोग। इट इज ए थ्री डायमेंशनल सरफेस। ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। जैसे कि गॉसियन सरफेस को हम लोग कोई स्क्वायर नहीं मान सकते हैं, कोई सर्कल नहीं मान सकते हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल शेप ही लेते हैं। जैसे कि ट्यूब ले लो क्योंकि क्लोज्ड है, स्फीयर ले लो क्योंकि क्लोज्ड है, सिलेंडर ले लो क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है। 3 डायमेंशनल कोई भी शेप लेंगे 3 डायमेंशनल। और कब क्यूब मानेंगे, कब सिलेंडर मानेंगे, कब स्फीयर मानेंगे, ये चार्ज की सिमेट्री बताएगा। अभी आगे बस जस्ट हम लोग करने वाले हैं, चार्ज की सिमेट्री बताएगा कि कैसा सरफेस लेना है, ठीक है। तो इट इज ए 3 डायमेंशनल सरफेस। स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, गॉसियन सरफेस। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है गॉसियन सरफेस की, इट शुड बी क्लोज सरफेस। पहली प्रॉपर्टी इट शुड बी क्लोज, इट शुड बी क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस। सेकेंड है द सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी का, गॉसियन सरफेस वहां से पास करनी चाहिए
गॉसियन सरफेस वहां से पास करनी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट through the point where magnetic field is to be calculated, where electric field is to be calculated। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट, द सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस लेना चाहिए, ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि ये कभी आएगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ ये पॉइंट था समझने के लिए वो लिखना है, क्योंकि ये कभी ऐसा आएगा नहीं कि प्रॉपर्टी लिखिए गॉसियन सरफेस की, लेकिन डेरिवेशन को करने के लिए और समझने के लिए प्रॉपर्टी और गॉसियन सरफेस क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस, तीसरा पॉइंट है गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए चार्ज की सिमेट्री के हिसाब से। सब कैसा होता है बोल के समझाया नहीं जा सकता है, वो अभी जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपी बोर्ड के तो कर ही लेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो प्रॉपर्टी को रब करते हैं और करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग से एक चीज कहना है, जैसे कि किसी नेता के लिए एक वोट बहुत ही कीमती है, वैसे ही आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो लाइक करें वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद। अरे वीडियो में अभी बाकी है, यही नहीं, अभी और सुनो। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.7। एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 × 10⁻³ आई कैप, और इसमें निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। अब YZ प्लेन, XY प्लेन, XZ प्लेन, ये सब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, और ये आई कैप का क्या मतलब है ये भी देखते हैं। तो एक वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वेक्टर पढ़ा होगा। वेक्टर एक्स एक्सिस में जो, ये क्या मेरे मार्कर रंग बदल रहे हैं, अभी तीसरी वीडियो है कि दूसरी वीडियो है और उसी में ही रंग दिखाना चालू कर दिए, अभी से ही रंग बदल दिए। एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं के कैप। आई जे के की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 × 10⁻³ की इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। ये बात क्लियर होना चाहिए। आई कैप, यहाँ पे जे कैप होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 × 10⁻³ का मैग्नीट्यूड जे के डायरेक्शन में जा रहा है, अगर के होता तो के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी आई कैप है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब फाइंड क्या करना है हम लोग को, देखते हैं। वाई जेड प्लेन क्या है ये देखते हैं। तो मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, उस पे लिखा है ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर को लिखा है एक्स एक्सिस, इधर को लिखा है, थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर को लिखा है एक्स एक्सिस, इधर को लिखा है वाई एक्सिस, और इधर को लिखा है इधर को, अब इधर बताओ जेड एक्सिस कैसे बना इधर, ठीक है, लेकिन इसीलिए इधर बना देते हैं, अब इसीलिए टफ हो जाता है। जेड एक्सिस के सामने है लेकिन कैसे बनाया जाए, असंभव। एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो मेरे पास समझाने के लिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये सामने की तरफ है आपके, ये है जेड एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस दिख रहा है, ये जेड एक्सिस। तो इसको ऐसे अगर रखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये फिट बैठ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक ऐसे। तो अब ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, तो वाई, और अगर इस पेज की बात करें, इस पेज की इस तरफ वाले प्लेन की बात करें, प्लेन क्या होती है, एक्स और वाई के बीच में जितनी भी जगह है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जितनी भी जगह है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड के बीच में जितनी भी जगह है, ये क्या है, वाई जेड प्लेन। एक्स और जेड के बीच में जितनी भी जगह है, ये सब क्या है, एक्स जेड प्लेन। तो इधर देखो क्या है, एक्स है और इधर वाई है, तो ये वाला क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। इधर क्या है, वाई है और नीचे क्या है, जेड है, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन। और ये क्या है, ये एक्स और जेड के बीच में बना है, ये एक्स और जेड के बीच में, तो ये कैसा हो गया, एक्स जेड प्लेन। तो ये है हमारा सिस्टम, ये है एक्स वाई, ये है वाई जेड, ये है जेड एक्स प्लेन। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, फ्रॉम दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर वाई जेड प्लेन में रखा है। लेकिन एक चीज और बना दें इससे पहले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर जा रही है, 3 × 10⁻³ का आई कैप, 3 × 10⁻³ का आई कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, क्योंकि क्या लिखा है, आई कैप 3 × 10⁻³
न्यूटन पर कूलम। अब जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो जो हमारा स्क्वायर है, मेरे पास ये छोटू सा स्क्वायर है, छोटू सा स्क्वायर, इसकी साइड अप्रोक्सीमेटली सच में 10 है क्या? सच में 10 लग रहा है, 10 सेंटीमीटर सच में 10 है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो ये जो स्क्वायर है वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा है, ये है हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं वाई जेड प्लेन है कौन सा। ये है हमारा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो ये स्क्वायर वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा है। इसका मतलब कैसे रखा होगा? ये स्क्वायर इसका मतलब ऐसे रखा है, तभी तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हुआ। ये स्क्वायर ऐसे रखा है, ये वाई जेड प्लेन है, अगर ऐसे रख दिया जाए तो ये पैरेलल हुआ ही नहीं वाई जेड प्लेन के। इसलिए ये जो स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, ये इस तरह से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है, तभी ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा है ये स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और एक्स एक्सिस किधर को है? हमारा इधर को है, इधर को डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस स्क्वायर से पास हो जाएंगी, क्योंकि इधर को जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को जा रही है, इससे पास हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स का आंसर आएगा, क्योंकि फ्लक्स वही होता है जो इस स्क्वायर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी वही फ्लक्स है। अब कितना है हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझने की बात यह है, वाई जेड प्लेन में रखा था, वाई जेड प्लेन में अगर ये स्क्वायर ऐसे रख दिया जाता, ये स्क्वायर ऐसे रख दिया जाता, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर को, तो इस स्क्वायर से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती, तो फ्लक्स कितना आ जाता? 0 आ जाता। लेकिन अभी ये जो हमारा स्क्वायर है वो रखा कैसे है? ऐसे रखा है। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी बात खत्म नहीं हुई है उस स्क्वायर की। तो सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये आया कहां से फॉर्मूला? ये लेक्चर 1 वाली वीडियो में दिया हुआ है, आप फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 1 जाके देखिए, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर है क्या? इंपॉर्टेंट चीज, ए वेक्टर है क्या? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? उस स्क्वायर की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उसके नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। ठीक है, ये भी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर ये वाई जेड प्लेन में रखा है, वाई जेड प्लेन में ऐसे स्क्वायर रखा है अगर, तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ऐसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसको जरा ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि जब दो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कॉस आता है। ये भी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। ये ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है, जब इसको ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है। और थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच में एंगल। ए तो सब लोग कहेंगे एरिया है, लेकिन एरिया नहीं, एरिया वेक्टर की बात की जा रही है, वो थीटा है। ठीक है, तो अब 3D में बना नहीं सकते ऐसे स्क्वायर, ला बना देते हैं ऐसा। ठीक, ये देखो पैरेलल रखा है, किसके? वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा है ये कागज का टुकड़ा स्क्वायर। अब इसका एरिया वेक्टर क्योंकि इधर को होगा, ये है एरिया वेक्टर। और ये थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जा रही है और एरिया वेक्टर भी इधर को जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एंगल कितना हुआ? बिल्कुल सही है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ई और ए की वैल्यू, अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या लगा था? वेक्टर। जब ये फॉर्मूला ओपन हुआ तो ये क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 × 10⁻³ और एरिया कितना आएगा? अब एरिया बात फंस गई, क्योंकि स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चे जानते हैं दुनिया के, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एरिया कितना आ गया? 100 एरिया। लेकिन एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? लेकिन एक गलती हो गई यहाँ पर, गलती ये हो गई क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो 100 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁴ करना पड़ेगा, 10⁻⁴। ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो बहुत ही आसान है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² और दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻²। इसलिए 10 की ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, लगा है स्क्वायर तो लगा दिया स्क्वायर। 100 × 10⁻⁻⁴, ये क्या आ गया? एरिया आ गया। 100 × 10⁻⁻⁴, 100 × 10⁻⁻⁴। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। कट 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 कट। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, बच्चे याद रखें साइड स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया स्क्वायर? एरिया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर साइड है, साइड है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻²,
क्योंकि फिर से साइड है 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 पावर माइनस 2 लगाते हैं, ठीक है। कितना हो गया 10 10 जा 100 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये आ गया क्या मीटर स्क्वायर। 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 100 10 पावर माइनस 4 का मतलब अपॉन में 4 जीरो, 2 जीरो उड़ गए, कहाँ उड़ गए, उड़ के कहाँ गए, उड़ के कहाँ गए, कितना आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर इसका आ गया कितना एरिया। यही है ना, इंटू 10 पावर, हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया एरिया। इसको हम लोग पॉइंट को इधर भेज के, अगर 2 नंबर आगे जाता है पॉइंट तो लगा देते हैं 10 की पावर 2 नंबर आगे गया था -2 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वो स्क्वायर ऐसे रखा था, इधर को जा रहा है, इधर को, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर को जा रहा है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जब ए वेक्टर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 10 पावर -2 आई कैप। ये आ गया क्या एरिया वेक्टर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर किधर को जाएगा। ठीक, अब एरिया वेक्टर किस लिए निकाला, ये आई कैप और आई कैप। तो ए और ई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 पावर -2। आई कैप नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ ई का भी मैग्नीट्यूड रखा है और ए का भी मैग्नीट्यूड रखा है। अब कॉस लिखेंगे और थीटा, ई और ए के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, बड़े बूढ़ों को पता होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। बहुत बढ़िया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। लगता 0 है लेकिन 1 इसकी वैल्यू है। तो 3 इंटू 10 कितना आ गया 30। फाई ई कितना आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या शानदार सवाल था, शानदार सवाल था। इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। और ये एरिया निकाला है यहाँ पर, ये फ्लक्स निकाला है फाई ई। तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। शानदार शानदार सवाल, ठीक है। अब आगे करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब इसका जो प्लेन था नॉर्मल टू इट्स प्लेन, हाँ क्या शानदार क्वेश्चन है। इस प्लेन का नॉर्मल, बच्चों को पता होगा, बड़े बूढ़ों को पता होगा, नॉर्मल जो होता है, गजब का सवाल बनाया किसी ने बनाने वाले। इस प्लेन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ टू इट्स प्लेन, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किधर है, तो ये प्लेन है, इसका नॉर्मल जानते हो किसको कहते हैं, एरिया वेक्टर को। और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या कहा है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर, नॉर्मल बोल दिया उसने, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। इसका मतलब कि इस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इसका मतलब ये प्लेन ऐसे रखा है, ये प्लेन अब ऐसे रख दिया गया है। इस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो देखो ये फर्स्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन रब करना पड़ेगा भाइयों बहनों, रब करते हैं। छाप लेना, जल्दी से छाप लेना, ठीक, छाप ही लिया होगा। छापने में तो हम उस्ताद हैं सर, पूरा साल बीत गया छापते छापते साल बीत गया, ठीक। लेकिन अब समझ लो वक्त आ गया कुछ कर गुजारने का, ठीक। तो ये क्या था, ये था ई, ये था वाई, ये था एक्स। कुत्ते आ गए, माफ़ करिएगा, कुत्तों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं यहाँ पर आसपास। जब वीडियो बनाओ तभी कुत्ते आते हैं, और रात में अगर बनाओ, जब वीडियो बनाओ तो कुत्ते आ जाते हैं। और ये गाना वाना बज रहा है, शादी का मौसम है, नवंबर चल रहा है, और अगर रात में 10-11 बजे बनाओ तो मोहल्ले वाले कहते हैं पागल हो गया है, पता नहीं क्या अकेले में ही पढ़ाया करता है। अजीब यार, कब बनाया जाए वीडियो, समझ में नहीं आता। तो ये प्लेन ऐसा रखा है, प्लेन कैसा रखा है, ऐसा रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और इसका नॉर्मल जो है इस प्लेन का परपेंडिकुलर, वो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और यही एक्स एक्सिस है, ये कितना डिग्री आ रहा है एक्स एक्सिस। तो एरिया वेक्टर है और ये क्या है ई वेक्टर, ठीक, ई वेक्टर, और इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो अब क्या लिख देंगे सेकंड पार्ट करने के लिए, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हुआ, उसका एरिया चेंज नहीं हुआ, लेकिन ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल चेंज हो गया है। तो फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, ये है बी वाला, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, सबको पता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, चेंज नहीं हो, 10 पावर 3, एरिया भी 10 पावर -2, लेकिन कॉस थीटा चेंज हो गया। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, वो चेंज हो गया। तो कितना होगा 3 इंटू 10 पावर, ये 3 और 2
कैलकुलेट हो गया कॉस 60 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बूढ़ा जानता है, हर बच्चा जानता है कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 और अपॉन 2, 30/2 कितना आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया फ्लक्स, ये सेकंड वाले का आंसर आ गया, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग वीडियो को फॉलो करते रहिए और लाइक करिए। और जैसे कि एक नेता के लिए लाइक बहुत माफ करिएगा, एक नेता के लिए कमेंट माफ करिएगा, एक नेता के लिए वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपका लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।